आपके पास पहला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। हमारे पास हेमोग्लोबिन है जिसके अंदर आयरन जो है वो 0.34% बाय मास प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज, अपन को नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैलकुलेट करने हैं जो 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट हो। अपन को गिवन है कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन जो है आपके पास वो है 56 U, और एवोगैड्रो नंबर जो गिवन है आपके पास वो दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो चलिए बच्चों, इसमें जो बेसिक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है वो अपन को नोन है, दैट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये बराबर होता है आपके पास मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, मास ऑफ कंपाउंड। और यहां पे कंपाउंड आपके पास हीमोग्लोबिन है जिसका मास आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपके पास अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास हो जाएगा 0.34 आपको परसेंटेज दिया गया है आयरन का, जो कि बाय मास प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। और मास ऑफ द एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड आपको गिवन है, दैट इज 3.3 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 100। अब आप यहां से देखेंगे तो आपके पास मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन आ जाएगा, प्रेजेंट इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। मास ऑफ एलिमेंट से मतलब हमारे पास है मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तो आपके पास मास ऑफ एलिमेंट जो कि हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास जाएगा 0.34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 राइट अपॉन डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मास ऑफ आयरन आ गया जो कि 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। अब आप यहां से अगर आपके पास मास आ गया तो क्या आप आयरन के एटॉमिक मास की मदद से क्या इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर अपन इसके मोल्स की बात करें तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला आपके पास होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो अगर अपन गिवन मास की बात करें तो गिवन मास आपके पास है दैट इज 0.34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आयरन का 56। क्या ये मोल्स आ जाएंगे? और आप एक और चीज जानते हैं कि आपके पास 1 मोल में आपके पास कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो एटम्स, दैट इज Na एटम्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आपके पास जितने मोल्स आए उसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें कि आपके पास टोटल आयरन एटम्स आ जाएंगे जो कि 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। तो यदि अपन ये वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोल्स आए हैं 0.34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 56। ये तो आपके पास मोल्स हो गए। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये आएगा आपको, इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका अपन सॉल्यूशंस देखते हैं जिससे कि आपको परफेक्ट आंसर मिल सके। देखिएगा, परसेंटेज ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन आपको गिवन है 0.34%। मास ऑफ गिवन मास ऑफ हेमोग्लोबिन आपके पास है 3.3 ग्राम राइट। मास ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन वही चीज 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो मास ऑफ आपके पास क्या हो गया, मास ऑफ हेमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 0.34 दैट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन दैट इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन 3.3 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया इतना ग्राम। अब इस ग्राम जो आपके पास मास है इसकी हेल्प से क्या आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? तो मोल्स के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास की मदद से अगर आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और आप जानते हैं कि एक मोल में आपके पास Na एटम्स होते हैं, तो आप यदि आपके जो मोल्स आए उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम्स आ जाएंगे। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.21 इंटू 10⁻20, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1.21 इंटू 10⁻20, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.471 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.44 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला नोन है BaSO4। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, अपन को इस कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपके पास कोई और आपके पास जो गिवन चीजें अपन पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपके पास गिवन है
दैट इज 0.471 ग्राम आपके पास है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है, और जो कि आपके पास रिएक्शन पे देता है कितना 1.44 ग्राम ऑफ BaSO4, क्लियर है। अपन को कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो यदि अपन BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास की बात करें, अपन को यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ बेरियम गिवन है 137U, तो यदि अपन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 137 प्लस सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास आपके पास होता है कितना 32 प्लस आपके पास एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 और आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा 233, क्लियर है। आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना गया 233। यदि अपन बात करेंगे हमारे पास 233 BaSO4 में आपके पास सल्फर कितना होता है, आपके पास सल्फर होता है 32 ग्राम, आपके पास सल्फर होता है 32 ग्राम। यदि अपन 1 ग्राम ऑफ BaSO4 की बात करें तो आपके पास सल्फर कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 233, राइट, और हम आपके पास BaSO4 कितना है 1.44 ग्राम, तो 1.44 ग्राम BaSO4 में अगर अपन बात करें तो आपके पास सल्फर कितना आएगा, दैट इज 32 अपॉन 233 मल्टीप्लाई बाय 1.44 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना, बिल्कुल आएगा। तो अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास सल्फर का जो मास है वो आ गया, तो आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर ही कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सल्फर, आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाई बाय 1.44, ये आपके पास मास ऑफ सल्फर आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.471 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर इन 0.471 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा। चलिए इसका अपन को जो आंसर लाना है वो नियरेस्ट इंटीजर में लाना है, तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 आपने कैलकुलेट किया अपन ने अभी, तो अपन ने देखा कि ये आपके पास 233 ग्राम आता है, राइट। अब अपन ये देख सकते हैं कि 230 ग्राम ऑफ BaSO4 कितना कंटेन करता है, क्योंकि इसमें एक ही एटम है सल्फर का, तो इसमें कितना हो गया 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.44 ग्राम ऑफ BaSO4 विल कंटेन 32 अपॉन 233 मल्टीप्लाई बाय 1.44 ग्राम ऑफ सल्फर, राइट। अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटी कितना है 0.471 ग्राम, तो यहां से अपन देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, दैट इज ये जो मास आया है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो आंसर आया है वो नियरली अबाउट 41.98% है, और आपको आंसर किस में करना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42%। देखिएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपके पास 42%, ठीक है बेटा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। अपन को गिवन 4 रिएक्शंस में से ऐसी रिएक्शन बतानी है जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करे, मतलब ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीजन काम कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन खुद क्या हो रहा होगा रिड्यूस हो रहा होगा। अपन को ऐसी रिएक्शन देखनी है जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन जिसमें रिड्यूस हो रहा है उसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो H2O2 है वो किस में है -1 में, H2O2 में ऑक्सीजन जो होता है वो -1 में होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फ्री मॉलिक्यूल है, तो उसका कितना हो जाएगा आपके पास 0। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है आपके पास -1 से 0, मतलब यहाँ क्या शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये -1 से कहां जा रहा है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये -1 से 0, ये भी क्या शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस में जो H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और अपन को पता करना है कि किसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास H2O2 जो है वो -1 में है, H2O2 -1 में है, और यहाँ पे H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है -2 में। इसका मतलब यहाँ पे -1 से -2 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। और अगर यदि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे H2O2 जो होगा वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, H2O2 जो बिहेव कर रहा होगा वो कर रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है अपना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन।
यहाँ क्या है आपके पास, देखिए, और यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन थी जहाँ पे यहाँ पे -1 से H2O2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -1 से किस में जा रहा है, -2 पे। तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम -1 टू -2, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, इसका मतलब इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, बाकी सारे ऑप्शंस में हमारे पास क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा होगा, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया गया है प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 75, द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन ए इज, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन ए अपन को देना है, और यहाँ पे अपन को किस स्टैंडर्ड या किस तरीके से अपन को देना है, किस 10 की पावर 23 के उसमें अपन को देना है, और अपन को आंसर निकालना है नियरेस्ट इंटीजर में। चलिए देखते हैं, अगर अपन जानते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट is equal to mass of one atom of the element divided by minimum molecular mass multiply by 100। क्लियर है? तो आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रोटीन ए का आपके पास कितना दिया हुआ है, 0.30%, ठीक है, 0.30%, और इसमें आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन ए पता करना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0.30 दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर 3 के ऑर्डर में कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, देखिए आपके पास क्या है, परसेंटेज ये दिया हुआ था आपको कितना था, 0.3, ठीक है, और आपके पास उसका मिनिमम मॉलिक्यूल जिसके उसके एक मॉलिक्यूल का जो मास था या एक एटम का जो मास था वो गिवन था 75। अपन को एक एटम का कैलकुलेट करते हैं तभी आपका जाके मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आएगा। यदि आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स के देख लेंगे, मास रख देंगे, तो आपके पास तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अपन को मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रखने पड़ते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स 1 से कम हो नहीं सकते, इसलिए अपन 1 का कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 अपॉन गिवन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंटेज आपको दी गई है 0.3, तो यहाँ पे आपने गिवन मॉलिक्यूलर मास या फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। तो आपके पास कितना हो गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.3, तो आपके पास ये आया 25 इंटू 10 की पावर 3 के ऑर्डर में। अपन को यही कैलकुलेट करना था 10 इंटू 3 के ऑर्डर में, 10 की पावर 3 के ऑर्डर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 25। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आया 25 इंटू 10 की पावर 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नियरेस्ट इंटीजर में 25। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपन को दिया है कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 ग्राम ऑफ H2O. The percentage composition of carbon and hydrogen in organic compound is 15.3 and अपन को percentage of hydrogen कैलकुलेट करना है रेस्पेक्टिवली, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। चलिए पहले जो गिवन है अपन लिख लेते हैं। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास आपको गिवन है दैट इज 750 ग्राम, राइट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि CO2 का जो मास है वो आपको दिया हुआ है 420 ग्राम, और आपके पास जो H2O का मास है वो आपको दिया हुआ है कितना, 210 ग्राम, और परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको दे रखी है दैट इज 15.3 ग्राम। आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछी गई है, राइट, आपसे यही चीज पूछी गई है। तो देखिएगा हाइड्रोजन की परसेंटेज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है दैट इज लिबिग्स मेथड, जिसके फॉर्मूला अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यदि अपन लिबिग्स मेथड की यहाँ पे हेल्प लेते हैं या उसका फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100।
तो यदि यहाँ पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास हो जाता है 2/18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर कितना है आपके पास 210 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 750 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं और अपन को जो आंसर निकालना है वो किसमें निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए लिबिक्स मेथड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास ये कितना आ गया 2/18 मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही मास ऑफ H2O आपके पास कितना है 210 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 750 और यहाँ पर ये कितना है 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास ये कितना आ गया 3.11 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 अगर अपन को नियरेस्ट इंटीजर में लाते हैं। तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मास 750 ग्राम इज 3%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और बोला गया है इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट्स द वैल्यू ऑफ सी इज। अगर अपन ऊपर दी गई रिएक्शन को बैलेंस कर दें और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, सी की वैल्यू पता करनी है, तो आपको सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और ये किसमें करनी है, नियरेस्ट इंटीजर में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये आपके पास है 2MnO4 माइनस प्लस BC2O4 2 माइनस प्लस ऑफ C ऑफ H प्लस, ये आपको दे रहा है X ऑफ Mn2 प्लस प्लस Y ऑफ CO2 प्लस Z ऑफ H2O। राइट, ये रिएक्शन आपको दे रखी है और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे पता करना है C की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो आपको रिएक्शन को, किसी भी गिवन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड होते हैं, जैसे हाफ सेल मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को हम जो आपको सजेस्ट करते हैं उसको बैलेंस करिए ITUS मेथड से। ITUS मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी जिसमें भी चेंज हो रहा है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है उसको लगा दीजिए दूसरे के सामने और दूसरे का जो चेंज है वो लगा दीजिए पहले वाले के सामने और रिएक्शन को उनके बेसिस पे बैलेंस कर दीजिए। आपका रिएक्शन, बड़ी से बड़ी रिएक्शन भी 15 से 20 सेकंड में बैलेंस हो जाएगी। चलिए इस रिएक्शन को अपन ITUS से करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सारे मेन एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबके अपन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे Mn आपके पास +7, यहाँ पे कार्बन आपके पास +3, यहाँ पे Mn आपके पास +2, यहाँ पे कार्बन आपके पास +4। चलिए यहाँ पे Mn देखते हैं +7 से कहां जा रहा है, +2 पे। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया 5, तो 5 लगा दो आप इसके सामने। इसका मतलब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ C2O4 कितना, C2O4 2 माइनस आपके पास कितना आ गया 5। इधर आपके पास 2 ऑलरेडी गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में, ये बैलेंस कंडीशन में। अब इनके रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे Mn आपके पास 2 है, यहाँ पे Mn आपके पास 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। इसका मतलब आपके पास X की वैल्यू भी आ गई, X आ गया आपके पास 2। अब यहाँ पे कार्बन आपके पास 10 है, यहाँ पे कार्बन आपके पास 1 ही है, तो यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। इसका मतलब आपके पास Y की भी वैल्यू आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10। राइट, अब बात करते हैं अपन। देखिए मेन एटम्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे मेन एटम्स होते हैं, वो हमारे रिएक्शन में बैलेंस हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन दो जगह है और दोनों जगह बैलेंस है। तो चलिए ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड बात करते हैं। तो आपके पास कितने हो गए 8 प्लस यहाँ पे कितने हो गए 20, तो आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम्स आ गए रिएक्शन में 28 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बात करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास हो चुके हैं 20 प्लस यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप 8 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या ये 28 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, Z की वैल्यू भी आ गई आपके पास, कितनी हो गई 8 हो गई। राइट, यहाँ पे अब आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 16 और इधर कितने हैं C, तो यहाँ पे आपको कितना लगाना पड़ेगा 16। इसका मतलब आपके पास C की वैल्यू आ गई दैट इज 16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 16। द कोफिशिएंट ऑफ H प्लस इन द गिवन बैलेंस्ड रिएक्शन इज 16। क्लियर है। चलिए एक बार इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं अपन। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज। अब पहले तो बात करते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एक ही रिएक्शन में
एक ही एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे। इसका मतलब है जिस एलिमेंट की अपन बात कर रहे होंगे वो ना तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होना चाहिए ना ही मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होना चाहिए, उन दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हैं बात कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसको किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो करना है और रिडक्शन भी शो करना है तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो ऐसा एलिमेंट जो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है तो उसकी एक चीज कंपलसरी होनी चाहिए कि वो अपने ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो ना ही मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो। तो गिवन ऑप्शन में से अपन को बस ये चेक करना है, क्योंकि अपन को ये देखना है कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा रहा, तो अपन को यही देखना है कि ब्रोमियम किस में अपनी मैक्सिमम में है या फिर किस में अपनी मिनिमम में। जिसमें भी मैक्सिमम में होगा वहां पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा सक जाएगा, जिसमें भी मिनिमम में होगा उसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, रिएक्शन नहीं दिखा सकेगा। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। तो पहले वाले में अगर अपन बात करें तो आपके पास जो ब्रोमीन है आपके पास, तो ब्रोमीन आपके पास किस में है, -4 इस साइड जाएगा। जैसे BrO2 है आपके पास, BrO2 माइनस है तो ब्रोमीन को आप x मान लीजिए, x प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये प्लस -4 उधर गया तो +4, तो ये आपके पास आ गया +3। क्लियर है। बी ऑप्शन देखते हैं, ये आपके पास आ गया BrO4 माइनस, अब ये आपके पास कितना हो गया, x प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो आपके पास x बराबर कितना आ गया, यहां से ये आ गया +7। ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। सी ऑप्शन है BrO माइनस, तो यहां पे अपन Br को x मान लें, x प्लस ऑफ -2 बराबर -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +1। राइट, अगली बात करिए BrO3 माइनस। अगर BrO3 माइनस की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -1। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया -6 इधर आया तो +6 और ये हो जाएगा +5। तो हमपन ने देखा कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसमें ब्रोमीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ये अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन है, इन BrO4 माइनस Br is in highest oxidation state +7, so it cannot oxidize further, it only can reduced, hence it cannot show disproportionation reaction। क्लियर है। और एक और फैक्ट की बात आपको बताता हूं कि जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं, जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन जरूर होती हैं। जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन जरूर होती है, बट जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो। दोनों की बातें अलग है। रेडॉक्स रिएक्शन तो वो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हो, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का होता हो। क्लियर है, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो हर रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है रेडॉक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक दिया हुआ है 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 एंड सम इनर्ट इंप्योरिटीज वाज फर्स्ट titrated with N/10 HCl using phenolphthalein as an indicator. 17.5 ml of HCl was required at the end point. After this, methyl orange was added and titrated. 1.5 ml of the same HCl was required for the next end point. The weight percentage of Na2CO3 in the mixture is, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3। अब देखिएगा अपन क्वेश्चन शुरू से समझते हैं कि अपन को क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। तो अपन के पास जो गिवन क्वांटिटीज है अपन पहले उसकी बात करते हैं। आपको मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ Na2CO3 आपको गिवन है कितना, 0.4 ग्राम। ये आपको गिवन है कितना, 0.4 ग्राम।
और आपको ये बोला गया है कि पहले आपने इसका पहला एंड पॉइंट जो आया वो आपको किसकी हेल्प से आया, HCl के 1/10 नॉर्मल सॉल्यूशन की वजह से आया, और जिसमें आपके पास 17.5 ml ऑफ HCl यूज हुआ। ये कब हुआ, जब आपने फिनोफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर यूज किया, और फिर आपने पहले एंड पॉइंट के बाद आपने फिनोफ्थलीन को रिप्लेस कर दिया दूसरे इंडिकेटर के साथ, दैट इज MEOH, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज का सेकेंड एंड पॉइंट के लिए आपके पास कितना है, 1.5 ml यूज हुआ HCl का, राइट, और उसने नॉर्मेलिटी अभी भी सेम ही रखी। तो आपको बताना है कि इसमें मिक्सचर में आपके पास Na2CO3 का परसेंटेज कितना था, वेट परसेंटेज कितना था। चलिए, तो अगर यदि अपन बात करें, आपके पास देखिए, आप पहले फिनोफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताऊं, आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, सॉरी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मान लीजिए कि आपके पास है A मिली इक्विवेलेंट। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आप मान लीजिए कि आपके पास है B मिली इक्विवेलेंट, राइट। अब अपन रिएक्शंस देखते हैं कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में कैसी रिएक्शंस होंगी और मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में कैसी रिएक्शंस होंगी। तो यदि अपन फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन के केस में सबसे पहले HCl की रिएक्शन होगी किसके साथ, NaOH के साथ, और ये आपको दे देगा NaCl प्लस ऑफ H2O, राइट। जब NaCl के साथ NaOH के साथ HCl की पूरी रिएक्शन हो चुकी होगी, फिर रिएक्शन किसके साथ होगी, Na2CO3 के साथ, और ये आपको दे देगा क्या, NaHCO3। अब देखिएगा, पहले NaOH के साथ रिएक्शन हुई, फिर Na2CO3 के साथ रिएक्शन हुई। इसका रीजन क्या है, क्योंकि NaOH का बेसिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली टू Na2CO3 ज्यादा होता है, इसीलिए पहले रिएक्शन स्ट्रॉन्ग के साथ होगी, देन रिएक्शन कंपैरेटिवली टू वीक्स के साथ होगी। तो यहां पे अगर अपन कहें कि हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी और उसके बाद आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर अपन कहें तो आपके पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, हाँ है ना। अब देखिएगा यहां पे एक चीज कि यहां पे अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या आता है कि यहां पे आपके पास जो एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 है, ये कितना हो रहा है, यहाँ पे कितने H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, 1। तो यहाँ पे आपको इसका एन फैक्टर कितना लेना पड़ेगा, 1। तो यदि आप इसका एन फैक्टर 1 लेते हैं, या तो 1 ले लीजिए, या फिर आप इसका एन फैक्टर अगर आप 2 मान लेते हैं तो आप इसके सामने हाफ लगा दीजिए। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा आपने क्या माना है, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आपके पास A है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आपने B माने हैं। आपके पास HCl तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको नोन है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स आप HCl के लिख सकते हैं, दैट इज HCl के मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 17.5, हाई एंड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट्स दे दिए, बराबर क्या यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा B/2 प्लस ये आपके पास हो जाएगा A। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, जब आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। अब सेकंड देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि आफ्टर द मिथाइल ऑरेंज इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कंटेनर में, और सेकंड एंड पॉइंट के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है जब मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं, या अपन MEOH को यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा HCl प्लस ऑफ, आपके पास बचा क्या है कंटेनर में अब, NaHCO3। तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaHCO3 के साथ, और ये बना देगा आपको NaCl प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ H2O। क्लियर है। अब यहां अगर आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपके पास नॉर्मेलिटी तो अभी आपने 1/10 ही रखी है, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास कितना कंज्यूम हो रहा है 1.5, और ये बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। NaHCO3 आपको मिला कहां से, आपको मिला है Na2CO3 से, तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा B के बराबर।
तो इसका मतलब यहां से आपके पास B की वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.15 मिली इक्विवेलेंट, 0.15 आ गई। इसका मतलब B था क्या आपके पास, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, 0.15 आ गया, हाँ या ना। अब आपके पास 0.15 आ गया तो अपन यहां पे क्या ये कह सकते हैं कि आपके पास मिली इक्विवेलेंट आ चुके हैं Na2CO3 के। तो क्या आप इसके अब मिली मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट आ गए तो मिली मोल्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो आपके मिली मोल्स आ गए। अब मिली मोल्स आ गए तो क्या आप यहां से इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? मिली मोल्स बराबर होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, राइट। आपके पास मोल्स आ जाएंगे तो क्या मोल्स आने के बाद आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, और Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना होता है? 106। तो आपके पास मास आ गया। अब मास आ गया तो जो मास आया है वो डिवाइडेड बाय 0.4 कर दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर आ जाएगा। जो मास आया है डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए एक बार इसके सॉल्यूशन देखते हैं, तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आपने मान लिया A, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आपने मान लिया B। यही आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, ये प्रोडक्ट बना। आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, ये प्रोडक्ट बना। और ये दोनों रिएक्शंस कब हुई हैं? जब आपने फिनोल्फथालीन को एज एन इंडिकेटर चुना है, जब आपने फिनोल्फथालीन को एज एन इंडिकेटर रखा है। अब देखिएगा, इसका तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, और मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्लियर है? तो आपके पास कितना हो गया? A प्लस B/2। अब सिमिलरली जब आपने मिथाइल ऑरेंज को इंट्रोड्यूस किया तो मिथाइल ऑरेंज क्या हुआ फॉर द सेकंड एंड पॉइंट? तो आपके पास क्या हो गया? HCl प्लस NaSCO3। ये आपको NaCl प्लस H2 प्लस CO2 देगा, CO2 देगा। अब आपके पास क्या हो गया? आपके पास इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर इसके मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हो जाएंगे आपके पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। क्लियर है? इसके बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 आया कहां से है? आपके पास ये आया है इससे, Na2CO3 से। तो इसके मिली इक्विवेलेंट भी बराबर होने चाहिए। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए आपके पास? B के बराबर। और यहां से आपने B की वैल्यू देखी तो आपके पास कितने हो गए? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaH2CO3 कितने आ गए आपके पास? 0.15। अब इसके पास मिली मोल्स भी कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.15, क्योंकि आपने देखा था इसका एनफैक्टर कितना है। ये कहां से इस कितने H प्लस रिप्लेस कर रहा है? एक H प्लस रिप्लेस कर रहा है, तो इसका एनफैक्टर 1। तो आपके पास कितने हो गए? मिली मोल्स 0.15। अगली बात करें, मोल्स इसके कितने हो जाएंगे? 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। मास कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 106। मास परसेंटेज कितना हो जाएगा? जो मास आया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर कौन सा? NaOH प्लस Na2CO3 का। तो ये कितना हो गया? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये सॉल्व करके आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 4%। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया? 4%। तो यहां पे आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर आ जाएगा, दैट इज 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है आपको, इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट इज। आप क्या कर रहे हैं? KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, और कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। तो आपको बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। तो देखिएगा आपके पास रिएक्शन कैसी होगी? KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्लस एसिडिक मीडियम H2SO4, राइट। और ये आपको देगा क्या? ये आपको देखिए, जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? +2 में। तो ये आपके पास हो जाएगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ H2O, प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ H2O। अब यहां पे आपसे क्या बोला गया है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट है। आपको चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा यहां पे कार्बन आपका +3 में है और कहीं कार्बन आ नहीं रहा। राइट साइड देखिए, राइट साइड आपके पास कार्बन कितना है? +4 में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा है? चेंज इन
ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना रहा है +1 का, +3 से किस में कन्वर्ट हुआ +4 पे, तो आपका चेंज कितने का आ गया 1 का। क्लियर है, +3 से +4 जा रहा है तो चेंज कितने का आ गया 1 का। चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन। KMnO4 को MnO4 माइनस लिख दिया, H2C2O4 को C2O4 -2 लिख दिया, और ये कन्वर्ट कितने में हो रहा है Mn+2 प्लस ऑफ CO2 में। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन किसमें +4 में, तो ये +3 में, तो ये +3 से कहाँ जा रहा है +4 में, तो आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7 क्या है H4P2O7, H4P2O5 और H4P2O6 इज, ठीक है। तो देखिएगा इसको अपन कैसे कर सकते हैं, फॉस्फोरस का अपन को कैलकुलेट करना है, तो फॉस्फोरस का x मान लीजिए, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पे कितना हो गया आपके पास, ये आ गया +4 + 2x माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5। तो पहले में पहला जो कंपाउंड आपको गिवन है उसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +5। सेकंड वाले की बात करते हैं तो यह आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 2x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस 4, तो कितना आ गया -6 उस साइड गया +6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 +3। अगला ये आपके पास हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस ये -12 प्लस 4, तो ये आपके पास x आ जाएगा यहां से +4, -12 प्लस 4 तो -8 उधर गया तो +8 डिवाइडेड बाय 2 तो +4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5, 3 और 4 आ रहा हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपके पास 5H4P2O7 में देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे +5 में है। सिमिलरली H4P2O5 में देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है +3, मतलब फॉस्फोरस +3 में है। यहाँ पे H4P2O6 में देखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है +4, तो यहाँ पे फॉस्फोरस +4 में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ 2 ग्राम sample containing MnO2 is treated with HCl liberating Cl2. The Cl2 gas is passed into a solution of Ki and 60 ml of 0.1 molar Na2H2O3 is required to titrate the liberated iodine. The percentage of MnO2 in the sample is, आपको percentage of MnO2 in the sample कितने 2 ग्राम सैंपल है आपके पास, 2 ग्राम सैंपल में आपके पास परसेंटेज ऑफ MnO2 कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिएगा इसका सिंपल मेथड क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि MnO2 की आप रिएक्शन किससे क्या करा रहे हैं, HCl के साथ, तो MnO2 की रिएक्शन आप करा दीजिए HCl के साथ, और आपको पता है आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे MnO आपका चेंज हो जाएगा +2 में, प्लस आपके पास हो जाएगा Cl2 मिलेगा। अब इस Cl2 की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, Ki के साथ, तो Cl2 की रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ, Ki के साथ, और ये आपको दे देगा क्या आपको दे देगा KCl प्लस ऑफ I2। अब आपने क्या किया, 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3 के साथ रिएक्शन करवाई लिबरेटेड आयोडीन की, तो लिबरेटेड आयोडीन इज रिएक्टेड विद Na2H2O3 और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा I- प्लस ऑफ Na2H4O6, ठीक है, I- प्लस ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा यहां पर आपके पास क्या है, आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल इज, आपसे परसेंटेज ऑफ MnO2 पूछा गया इन द सैंपल। तो देखिएगा यहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अनुसार अगर अपन देखें तो आपके पास Na2H2O3 दिया हुआ है आपके पास 0.1 मोलर और 60 ml, राइट। तो यदि आप यहां से इसका देखें तो ये यहाँ पे आपके पास किस पे -6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और Na2H4O6 में ये कन्वर्ट हो रहा है 2.5 में, मतलब ये 2.5 पर आ रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है
0.5, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो गया, 1 हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एन फैक्टर आ गया इसका 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके मिली इक्विवेलेंट आपके पास कितने हो गए, इसके मिली इक्विवेलेंट आपके पास हो गए कितने, 6 मिली इक्विवेलेंट हो गए। अब जितने मिली इक्विवेलेंट इसके होंगे क्या, क्योंकि I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट उतने ही होने चाहिए। इसके मिली इक्विवेलेंट आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है, इसके मिली इक्विवेलेंट भी आपको समझ में आ गए, कितने हो गए, 6 हो गए। अब यदि इस I2 का एन फैक्टर और इस I2 का एन फैक्टर सेम है तो इनके मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे, और यदि इनका एन फैक्टर अलग अलग है तो इनके मिली मोल्स सेम होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे इस आयोडीन का एन फैक्टर है आपके पास 0 से कहां जा रहा है, -1, तो ये कितना हो गया, एन फैक्टर 2। सिमिलरली इस आयोडीन का एन फैक्टर देखते हो तो ये कहां जा रहा है, 0 से -1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके मिलीमोल्स भी आपके पास कितने आ गए, इसके मिलीमोल्स भी आपके पास हो गए कितने, 6 के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है। अब इसके मिलीमोल्स 6 हो गए, सॉरी मिली इक्विवेलेंट 6 हो गए, तो इस Cl2 के मिली इक्विवेलेंट भी कितने हो गए आपके पास, 6 के बराबर। इसके भी मिलीमोल्स कितने हो गए आपके पास, मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 6 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसका आपके पास कितना है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, -1 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, -1 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपके पास कितना, 2। और आप जानते हैं कि मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं आपके पास, 6 बराबर मिली मोल्स कैलकुलेट करने हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास मिली मोल्स कितने आ गए, ये आ गए आपके पास 3। अगर मिली मोल्स 3 तो मोल्स कितने हो गए आपके पास, मोल्स हो गए आपके पास 3 × 10⁻³ अगर ये मोल्स आ गए तो आपके पास अब क्या करना है, देखिए आपके पास इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं, कितने आ गए आपके पास, 6 आ गए। तो इसके मिली इक्विवेलेंट भी आपके पास कितने होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट भी आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है मेरी बात, इसके मिली इक्विवेलेंट भी कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। अब इसके मिली इक्विवेलेंट 6, तो इसके मिली इक्विवेलेंट भी आपके पास कितने हो गए, इसके मिली इक्विवेलेंट भी हो गए आपके पास 6 हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है, MnO2 के मिली इक्विवेलेंट भी कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Mn आपके पास कितना है, किसमें है, +4 में, और यहाँ पे Mn किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, +2 में। तो यहाँ पे आप अगर इसका एन फैक्टर देखेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, 2। हाँ है ना, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यदि इसका एन फैक्टर 2 हो रहा है तो इसके मिलीमोल्स, अगर MnO2 के मिली इक्विवेलेंट आपके पास 6 हो गए और MnO2 का एन फैक्टर आपके पास 2 है, तो इसके मिलीमोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, इसके मिलीमोल्स आपके पास हो जाएंगे कितने, 3। तो इसके मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स हो जाएंगे 3 × 10⁻, कितने हो जाएंगे, -3, राइट। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा दैट इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnO2। हाँ है ना, क्लियर है। अब आपको ये जो मास आया है इसको टोटल मास ऑफ द सैंपल से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, तो आपको परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, आपने क्या किया, मास ऑफ MnO2 कैलकुलेट कर लिया। अब मास ऑफ MnO2 कैलकुलेट कर लिया तो उसकी परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज सैंपल, देखिए सैंपल तो वो होता है जिसमें इंप्योरिटीज प्लस प्योरिटी दोनों ही होती है। तो आपने क्या किया, प्योर MnO2 कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके पास कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा MnO2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 + Mn+2 बना रहा है, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया था। उसका Cl2 रिएक्ट कर रहा है Ki की मात्रा के साथ और ये बना रहा है KCl और I2 बना रहा है। अब यहाँ पर ये किसमें है, -1, ये है 0, तो यहाँ पे इनके मिली इक्विवेलेंट्स क्या कर दिया, फिर आपने I2 की रिएक्शन किससे कराई, Na2H2O3 के साथ, और ये बना रहा है I- + Na2H4O6। अब यहाँ पर इसके जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वही मिली इक्विवेलेंट्स इसके होंगे, तो 6 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। अब यहाँ पर इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 6 मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इन दोनों का एन फैक्टर सेम है तो इनके मिली इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे। यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट्स, 6 मिली इक्विवेलेंट, तो इस Cl2 के मिली इक्विवेलेंट्स भी कितने आ गए आपके पास, 6 मिली इक्विवेलेंट्स। अब Cl2 के मिली इक्विवेलेंट 6, तो यहाँ पे Cl2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 6, तो इसके भी कितने हो गए, 6 मिली इक्विवेलेंट। तो इसके आपके पास मिली मोल्स कितने हो गए, क्योंकि इसका एन फैक्टर आपके पास कितना है, 2, तो इसके पास आपके पास मिली मोल्स कितने हो गए, 3 मिली मोल्स। मिली मोल्स ऑफ MnO2 आपके पास हो गए कितना, 6 कितने हो गए, 3 मिली मोल्स हो गए। अब मोल्स ऑफ MnO2 कितने हो गए, मोल्स ऑफ MnO2 आपके पास आ जाएंगे दैट इज 3 × 10⁻³
अब मास कितना हो जाएगा, मास होता है आपके पास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स कितने हैं आपके पास 3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है आपके पास 87, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपके पास 87। कैसे, आप जानते हैं Mn का आपके पास कितना होता है एटॉमिक मास 55, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन O2 का कितना हो जाएगा आपके पास 32, तो ये आपके पास हो गया 87। ये आपके पास मास आ गया MnO2 का जो कि सैंपल में प्रेजेंट है, और सैंपल का आपको कुल मास जो दिया हुआ है वो है 2 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 87 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पर आपके पास टोटल परसेंटेज कितना आ गया 13%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, आपको परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल पूछा है तो ये हो गया आपके पास 13%। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया गया 15 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe2+ इन एसिडिक मीडियम completely reacted with 20 ml of 0.03 molar aqueous solution of Cr2O72-. The molarity of the Fe2+ solution is, अपन को Fe2+ सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब Fe2+ की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अगर अपन देखें तो ये चैप्टर हमारा रेडॉक्स चैप्टर का है जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहां पे अपन जानते हैं कि देखिए आपने क्या किया है, Fe2+ को एसिडिक मीडियम में किसके साथ रिएक्शन करवाइए, Cr2O72- के साथ। तो देखिएगा आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि Fe2+ जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है किसी के साथ भी तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है Fe3+ किस पे। सिमिलरली Cr2O72- जो है वो एसिडिक मीडियम में जब भी रिएक्ट करता है तो वो +6 से किस में कन्वर्ट हो जाता है +3 में, राइट। तो अब अगर अपन इनके एन फैक्टर देखें तो इसका एन फैक्टर Fe2+ का आपके पास एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। एन फैक्टर होता क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपके पास पर मॉलिक्यूल 1, +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +3 में। सिमिलरली यहाँ पे Cr2O7 में क्रोमियम का अगर आप देखेंगे तो ये +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +3 में, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, देखिए पर एटम जो चेंज है वो +6 से +3 मतलब 3 का चेंज है, पर मॉलिक्यूल जो चेंज है वो कितने का हो जाएगा 3 इंटू 6, तो ये आपके पास यहाँ पे एन फैक्टर इसका कितना आ गया आपके पास 6। अब आप देखिए इसमें अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के Fe2+ के ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, Cr2O72- के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ पे जब वॉल्यूम अपन को ml में दी गई है तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट ना बोल के अपन क्या बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट, तो अपन कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ बराबर हो जाएंगे आपके पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72-। और आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं दैट इज मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, हाँ या ना, मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। और क्योंकि अपन को जो डेटा गिवन है वो वॉल्यूम और मोलरिटी के रेस्पेक्ट में है तो अपन यहां कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिली मोल्स हमारे पास किसके बराबर होंगे, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, और अगर अपन मिलीमोल्स की बात करें तो वॉल्यूम आपके पास किसमें हो जाएगा ml, तो आपके पास यदि यहाँ पे बात करेंगे तो मिलीमोल्स बराबर कितने हो गए, ये हो गए मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। क्लियर है, तो अगर अपन उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर हो जाएगा, और ये दोनों के लिए कंपेयर कर देंगे अपन तो अपन को अननोन वैल्यू ऑफ Fe2+ कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिएगा हमारे पास क्या होगा, मोलरिटी ऑफ Fe2+ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ Fe2+ मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना है इसका 2 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72-, तो आपके पास मोलरिटी ऑफ Cr2O72- मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ Cr2O72- किसमें ml में, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो अब अपन यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मोलरिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है, इसको m मान लो, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको 15 ml दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय Fe2+ का हमारे पास एन फैक्टर कितना है 1, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसका एन फैक्टर आपके पास कितना है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू मोलरिटी ऑफ Cr2O72- कितना है 0.03 मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम आपको कितना दिया गया 20 ml मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इसका कितना है आपके पास 6,
तो यहां से अगर आप यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m आपके पास क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ Fe2+, राइट। और आपको किस ऑर्डर में कैलकुलेट करनी है, 10⁻⁻² के मल्टीप्लीकेशन में। तो चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं, जिससे अपन को इसका एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए। और आपको जो आंसर निकालना है वो किस में निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर है। देखिए बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपने मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ किसके बराबर कर दिया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 अब यहाँ पे आपके पास मोलरिटी अननोन वैल्यू थी आपके पास, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन आपके पास 15 ml गिवन था। सिमिलरली आपके पास n फैक्टर Fe2+ किस में कन्वर्ट हुआ था, Fe3+ में। तो n फैक्टर कितना आ गया 1 बराबर किसके है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 तो मिली इक्विवेलेंट का आपने फॉर्मूला देख लिया था, दैट इज मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। और n फैक्टर आप दोनों के कैलकुलेट ही कर चुके थे। तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इसकी वॉल्यूम। तो आपका जो आंसर आया मोलरिटी आ गई आपके पास 0.24। और आपको जो आंसर लिखना था किस ऑर्डर में लिखना था, 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो आपके पास नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या आ गया, 24। तो 24 आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ 6.50 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH aqueous has a density of 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, अपन को मोलरिटी पता करनी है सॉल्यूशन की, जो कि अपन को पता करनी है कौन सी यूनिट में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में करनी है। अब देख लेते हैं अपन को क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। तो डेटा में आपको गिवन है कि मोलरिटी आपके पास है 6.50, आपके पास KOH का एक्वस सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब वो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको देना चाह रहा है किसका, KOH का। और इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये आपके पास कितना हो गया 56 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। चलिए अगला आपको दिया है डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और आपसे पूछी गई है मोलरिटी क्या होगी, क्लियर है, आपसे मोलरिटी पूछी गई है। तो देखिएगा आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि इंटर कन्वर्जन और कंसंट्रेशन यूनिट में मोलरिटी का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी और मोलरिटी को अगर आप मोलरिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों के इंटर कन्वर्जन का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे कि आप ये जानते हैं कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, या फिर जो भी आप सॉल्यूट लेते हो उसका। तो अगर आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए आपके पास मोलरिटी गिवन है 6.50, आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH गिवन है दैट इज 56, आपके पास डेंसिटी है 1000 का, आपके पास एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको सिर्फ मोलरिटी एक अननोन वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का एक इंटर कन्वर्जन और कंसंट्रेशन यूनिट का क्वेश्चन था, एक बेसिक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद था तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इन फॉर्मूले में अपन जब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है। देखिएगा आपके पास क्या हुआ, अपन ने फॉर्मूला बताया था मोलरिटी बराबर 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास मोलरिटी कितनी गिवन है 6.5 बराबर 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी अननोन वैल्यू है, और ये आपके पास क्या हुआ, इसको आपने 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दिया तो ये 1890 बन गया, माइनस ऑफ मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 9 आंसर आया। मतलब इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी थी KOH सॉल्यूशन की एक्वस सॉल्यूशन में, तो अब आपके पास कितनी आ गई, मोलरिटी इज इक्वल टू 9। तो 9 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन को दिया गया है, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट STP इज, अपन को नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। अपन को कंडीशन दी है STP के। देखिए मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है मीडियम लेवल का, जिसमें आपको STP कंडीशन में किसी एक गैस की वॉल्यूम गिवन है और उस वॉल्यूम में कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा आपको ये पता है कि 1 मोल कोई भी गैस का STP की कंडीशन पे
कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि अपन को जो गिवन डेटा है वो किसमें, ml में है, तो अपन इसी चीज को ml में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 22,400 ml करता है। क्लियर है। अब देखिएगा अपन एक फ्लो चार्ट जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई वॉल्यूम गिवन है, उस वॉल्यूम से अपन उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो वॉल्यूम आपके पास एसटीपी कंडीशन पे है तो आप उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसके कैलकुलेट कर सकते हैं 22,400 से डिवाइड करके। सिमिलरली अगर आपके पास मोल्स आ गए तो क्या आप उससे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसके Na से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बाद क्या आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे, उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या होती है एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो देखिएगा यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको वॉल्यूम गिवन है कितना 20, और अगर आप उससे मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मोल्स कितने हो जाएंगे, आपके पास ये हो गए 20/22,400, है ना। अब आपको इससे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 20/20,400 मल्टीप्लाई बाय Na। और देखिए आपके पास क्लोरीन गैस दी गई है, तो क्लोरीन गैस आपके पास किस फॉर्म में रहती है, Cl2 की फॉर्म में। मतलब एक क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल में आपके पास 2 क्लोरीन के एटम्स होंगे। तो आप इसको अगर इधर देखते हैं तो आपके पास एटम्स कितने हो जाएंगे, क्लोरीन एटम्स आपके पास वो कितने हो गए 20/22,400 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा दिया गया है कि आपने से पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करे हैं वो किससे कर दिए, PV = nRT से। अब PV = nRT आप किसी भी गैस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको STP की कंडीशन दी है। तो STP की कंडीशन में आपके पास कितना हो जाता है, आपके पास टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन, या फिर वो हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अपन जो टेम्परेचर लेते हैं वो किस में लेते हैं, केल्विन में। सेकेंडली अगर अपन बात करें किसकी, आपको प्रेशर दिया गया था, कितना दिया गया है 1 बार दिया गया है। ठीक है, आपके पास जो प्रेशर है वो 1 बार दिया गया है। और आपके पास जो R की वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर प्रेशर, जब आप किसी गैस की बात कर रहे हैं तो आपके R जो होता है वो कितना हो जाता है 0.083। क्लियर है। जब ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं गैस के, और नंबर ऑफ मोल्स में आपने क्या किया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। और मॉलिक्यूल्स को आपने क्या से मल्टीप्लाई किया, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और जो आपको आंसर निकालना था वो किस फॉर्म में निकालना था, 10⁻21 में। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ गया नियरेस्ट इंटीजर में, आपके पास कितना आ गया 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन gave 9.2 ग्राम ऑफ टोलिन, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टोलिन। अपन को टोलिन का परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है। देखिएगा परसेंटेज यील्ड होता क्या है कि परसेंटेज यील्ड का आपके पास फॉर्मूला होता है कि मास या फिर मोल्स जो बने हैं, जो एक्चुअल में बने हैं, मास या फिर मोल्स या फिर मास, या फिर डिवाइडेड बाय जो बनने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड मोल्स ऑब्लिक मास मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना, ये आपको दिया है। ठीक है। अब देखिएगा यदि बेंजीन से टोलिन बन रहा है तो क्या इनके मोल्स बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। तो आप यहां से अगर मोल्स ऑफ बेंजीन की बात करें C6H6 की, तो ये आपके पास कितना आना चाहिए 10/78। क्या यही मोल्स टोलिन के भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मोल्स ऑफ टोलिन कितने हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास होने चाहिए कितने 10/78। क्लियर है। अब टोलिन का मास कितना हो जाएगा, तो आपके पास टोलिन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ टोलिन ये आपके पास हो जाएगा 10/78 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोलिन। ठीक है। अब आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा आपके पास एक मास जो है वो दे रखा है कि इतना मास आपको मिला,
और ये वो मास है जो आपको मिलना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अपन देखते हैं ये वो मास जो आपको मिला, तो ये एक्चुअल मास 9.2 डिवाइडेड बाय ये मास आपको मिलना चाहिए था, तो ये कितना हो गया 10/78 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोलिन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको परसेंटेज यील्ड दे देगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, उसके बाद अपन बात करते। तो देखिएगा ये मोल्स ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन आपके पास 10/78, मोल्स ऑफ टोलिन भी इतने हो जाएंगे, दैट इज 10/78। अब आपके पास वेट ऑफ टोलिन कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपके पास 92, और आपके पास परसेंटेज यील्ड कितना आ गया, 78%। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला, जेई मेंस लेवल, बिल्कुल यही आए हुए ही क्वेश्चन है 2023 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया गया है कि 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है 90, was used to make 250 ml of its aqueous solution। 4 ग्राम कोई कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया 90, उसको आपने यूज किया है कोई एक एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम आपके पास 250 ml है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन M मोलरिटी इज x इंटू 10⁻⁻1। अपन को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, कंसंट्रेशन टर्म्स से आप जानते हैं मोलरिटी बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हाँ या ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4.5 अपॉन गिवन मास आपके पास 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा 90। क्लियर है? डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम कितना है 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास कितना हो गया 4.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 250। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आपको किस फॉर्मेट में लानी है, 10⁻⁻1 के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखते हैं एक बार, और आंसर जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर में। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। आपके पास सॉल्यूशन क्या है, मोल्स ऑफ ए आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4.5 अपॉन 90, तो ये आ गया 1/20 दैट इज 0.05। वॉल्यूम इन लीटर देख रहे हैं आप, तो ये 250 अपॉन 1000, तो ये आपके पास आ गई 0.250 लीटर। अब यहां से आप मोलरिटी देख रहे हैं, तो मोलरिटी इज मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो आपके पास हो गया 0.2। तो इसको आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जैसे x इंटू 10⁻⁻1 में, तो आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना हो गया 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन को दिया है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर। जो आपको कंसंट्रेशन दिया है वो कितना दिया है, मास पर यूनिट लीटर में दिया है, राइट। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम में दिया है, और आपके पास द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, आपसे इसके मोलरिटी पूछी गई है। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर अपन मोलरिटी की अगर डेफिनेशन बोलें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोलरिटी। तो यहां पे अपन क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर मास नो नहीं है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180। क्लियर है, 180 इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसके अगर मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 180। हाँ ये ना, तो आपने यहां से डेसिमल हटाया तो ये 18,000 हो गया, तो ये आपके पास कितना हो गया 4 इंटू 10⁻³ आपको जो आंसर लाना था वो किस फॉर्मेट में लाना था, इंटू 10⁻³ में, और आपके पास आंसर जिसका करेक्ट हो जाएगा 10⁻³ आ चुका है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर में कैलकुलेट करना था, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास इसका सॉल्यूशन, मोलरिटी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास 0.72 अपॉन 180 इसका मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू 10⁻³, तो आपके पास सही आंसर कितना आ गया 4। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एक मीडियम लेवल का पेपर था, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे मोल्स प्लस मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स से, जो कि इजीली स्कोरिंग है।